Hello, very good morning to all of you, my dear student and audience. आज हम थर्मोडायनेमिक्स के विषय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे. Often students feel difficulty in understanding the thermodynamics because the subject has been presented in such a way that it makes very crucial and boring. Let me explain thermodynamics in a very active manner so that each and every student could enjoy the same. प्यारे बच्चों, कुछ बुनियादी परिभाषाएं हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है और हम कोई गणितीय संगणना में नहीं जाएंगे. सिर्फ फाइनल इक्वेशंस हमने ले लिया है, थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है, जिससे ये विषय रुचिकर आपको लिए हो. स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस. कोई भी भौतिक और रासायनिक क्रिया हो रही है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से हो रहा है, इसका अध्ययन हम इस विषय में किया रहे हैं. क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक या जैविक या भौतिक क्रिया में ऊष्मा का, ऊर्जा का अंतरण, ऊर्जा परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, इसका अध्ययन, ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन. रासायनिक अथवा भौतिक क्रिया में ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन इस विषय में हम करते हैं. अब इसमें क्या होता है, डील्स विथ हीट, वर्क एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. हीट कैसे ट्रांसफॉर्म होगी एक रूप से दूसरे रूप में, वर्क कैसे रूपांतरित होगा, एनर्जी कैसे रूपांतरित होगी. ये तीनों शब्द बहुत ही आसान है. हम देखते हैं ऊष्मा का प्रवाह नित्य प्रति देखते हैं, कार्य होते हुए देखते हैं, और ऊर्जा भी जो है का रूपांतरण हुए देखते हैं. तो किस तरीके से ये होगा, एक दूसरे से संबद्ध हैं, रिलेटेड हैं, क्या इनके पारस्परिक संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिंग द स्पॉनिटी ऑफ द रिएक्शन. कोई भी क्रिया स्वतः स्फूर्त होगी. जैसे ऊपर से सेब न्यूटन ने देखा कि पेड़ से गिर रहा है नीचे, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको ऊपर से नीचे गिरने में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन वही अगर हम सेब को ऊपर फेंकना चाहें तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी. ऊपर से पानी जो है टैंक से नीचे अपने आप आ जाता है जब हम टोटी खोलते हैं. इसमें कोई अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन सबसे टॉप फ्लोर पर रखी हुई पानी की टंकी में पानी पहुंचाने के लिए हमें पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है. तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वस्फूर्त होती हैं, अपने आप बगैर अतिरिक्त ऊर्जा के संचालित हो जाती हैं. उनको स्वस्फूर्त अभिक्रियाएँ या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं. इसके विपरीत कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं जिनके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं. थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सो दैट यू कैन प्रोडक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट और विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट और विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो सब जो है गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. बस आप थोड़ा सुनते रहिए ध्यान लगा करके. इसके अतिरिक्त कुछ हमें मूल परिभाषाएं कोई भी जानकारी लेनी पड़ती है, जिसमें यह है कि तंत्र क्या है, परिवेश क्या है, बाउंड्री क्या है और टाइप ऑफ तंत्र सिस्टम क्या है. ये जो आपका दिखाया गया है, ये 3 अलग अलग स्थानों पर बीकर दिखाए गए हैं और इसमें कुछ तरल पदार्थ रखा गया है. और इसमें जो है एक में इसका मुंह खुला हुआ है, एक में इसका मुंह बंद है, लिड इसका क्लोज्ड है, एंड थर्ड जो है भी लिड क्लोज्ड है. तो अब देखिए ये पर इसको जो है हम बीकर जिसमें ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. यूनिवर्स का वो स्थान जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जाता है, उसको हम जिस ऑपरेटर्स में, जिस बर्तन में हम कैरी आउट करते हैं, वो सिस्टम या तंत्र कहलाता है. और इसके अतिरिक्त जो है छोड़ करके अन्य स्थान को हम जो है क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं. और परिवेश और सिस्टम
दोनों मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। अब ये 3 तरीके का होता है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन में खुला हुआ तंत्र, यहाँ पर ऊर्जा और उष्मा, हीट एंड वर्क कैन फ्रीली एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। यहाँ से जो है आसानी से जो है क्या कहते हैं, ये आपका हीट और प्लस वर्क आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इसीलिए इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। यहाँ बिकॉज लिड इज़ क्लोज्ड, तो इसमें जो है आपका क्या है, पदार्थ बाहर नहीं जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो सकता है, इसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें न तो ऊर्जा का और न ही पदार्थ का स्थानांतरण होता है तंत्र से परिवेश को या परिवेश से तंत्र को। ये मूलभूत परिभाषाएं ध्यान में रखने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अभिक्रियाएं जो है रसायन विज्ञान में कितने तरीके की होती हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स होता है इक्वल और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज kept throughout the experiment, this process is known as isothermal. When no heat transfer is involved, either in or out, this is known as adiabatic. Here Q is equal to 0. Isochoric, when volume is kept constant, and isobaric, when pressure is kept constant. These isobaric is very important because each and every chemical reaction is carried out at constant pressure. We cannot change the pressure simultaneously. Specialized equipment and environment are needed. Almost all the chemical reactions are carried out at constant pressure, that is equal to 76 centimeter of mercury. तो at constant pressure isobaric, iso means same होता, bar means pressure. Cyclic, when change in internal energy, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ये उसी तरीके से समझिए जैसे भौतिकी में आप विस्थापन को समझते हैं। ए से बी बिंदु पर आप जा रहे हैं, ए से बी पर गए और बी से पुनः ए पर आ गए, तो चली गई दूरी दोनों मार्गों में चली गई दूरी के योग के बराबर होगी, लेकिन विस्थापन शून्य होगा। उसी तरह साइक्लिक अभिक्रिया में एक रूट से जाते हैं, दूसरे से आ सकते हैं या उसी रूट से वापस आ सकते हैं। व्हाटसोएवर बी द रूट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। विस्थापन जैसे शून्य होता है, एक वृत्ताकार मार्ग पर किसी एक निर्धारित बिंदु से आप राइट हैंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कीजिए और उसी बिंदु पर पुनः लौट करके आते हैं, तो आपका विस्थापन शून्य होता है। चली गई दूरी जितना उसका वृत्त की परिधि होगी और जितना चक्कर लगेगा, परिधि इंटू जो है चक्करों की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो चली गई दूरी निकल जाएगी। लेकिन आप 1000 भी चक्कर चलते रहें और अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाएं तो विस्थापन भौतिकी की भाषा में शून्य माना जाता है। उसी तरह साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज 0 इन द साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी क्या है? दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द स्टेट वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर, उनके प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर वो राशियाँ जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती हैं उसको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। इसमें ताप है, दाब है, वॉल्यूम्स है, नंबर ऑफ मोल्स है और इंटरनल एनर्जी है। ये सारे जो है वेरिएबल्स प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो है पर डिपेंड करते हैं, स्टेट पर, किस स्टेट पर है उस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल energy is equal to Q plus 1.
कितनी हम ऊष्मा दे रहे हैं और प्लस कितना कार्य हो रहा है। अब सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है तो उसमें जो है एक अपनी उसकी एनर्जी है ही है, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को भी समाहित कर दिया जाए तो ये जो है इंटरनल एनर्जी चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वर्क एंड हीट, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आर कंप्रेशन। हमने बताया कि सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में होती है, आपका सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है। पिस्टन जो है नीचे आता है, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, गैस जब एक्सपैंड होती है तो ऊपर चला जाता है पिस्टन। तो इस तरीके से आप आयतन में परिवर्तन होगा। तो आप बाहरी जो है कितना दबाव है उसको डेल्टा V से गुणा कर दीजिए, किए गए कार्य की संगणना आप आसानी से कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन, जब सिस्टम की हीट बढ़ेगी तो उसको आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसको क्योंकि फाइनल स्टेट की आंतरिक ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक स्टेट की आंतरिक ऊर्जा, जब ये जो है प्लस में मान आएगा तभी जो है आपको हीट एब्जॉर्ब होगी। तो यानी हीट एब्जॉर्ब प्लस, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हम प्लस Q से डिनोट करते हैं। जब हीट रिलीज होगा तो माइनस से, माइनस का मतलब कि अंतिम में कम है और शुरुआत में ज़्यादा था, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो माइनस में मान आ जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब प्लस से लिखा जाता है और हीट रिलीज माइनस Q से लिखा जाता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसकी एनर्जी बढ़ेगी प्लस W, और वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस W। ये चारों बेटे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लो। हीट एब्जॉर्ब प्लस Q, हीट रिलीज माइनस Q, वर्क डन ऑन सिस्टम प्लस W एंड वर्क डन माइनस W। सोते जागते हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट रिलीज माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस W, क्योंकि उसका जो वर्क डन करेगा तो अब उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। फाइनल स्टेट माइनस जो इनिशियल निगेटिव आएगा तो निगेटिव ये मान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय जो है परिवर्तन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए आप समझिए कि दो पहलवान के बीच में रेसलिंग हो रही है और दोनों पहलवान टक्कर के हैं, बहुत उनके ताकत में माइनर डिफरेंस है। तो अब चांसेस 50-50 है, मिस्टर ए भी विनर हो सकते हैं, मिस्टर बी भी विनर हो सकते हैं, लेकिन वर्क डन जो इसमें दाव पेच और मेहनत होगी वो बहुत सबसे ज़्यादा होगी। और ये सिस्टम रिवर्सिबल होता है, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। एक कदम आगे एक कदम पीछे जो है। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैरीड आउट इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत ही इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली कहते हैं, सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तंत्र परिवेश से हमेशा साम्यावस्था में रहता है, ये कभी भी नहीं छूटता है। तंत्र और परिवेश हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं एट एवरी स्टेज, किसी भी चरण में हो ये दोनों साम्यावस्था हमेशा बनी रहती है। तो रिवर्सिबल की जो पहली विशेषता होगी कि तंत्र और परिवेश दोनों आपस में साम्य अवस्था में होंगे, क्योंकि अभिक्रिया को बहुत ही मंद गति से अभिगमित किया जाता है। डाइवर्सिंग फोर्स, इसको चलाने वाले फोर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डिफरेंस इज इनफाइनाइटली स्मॉल। जो ऊपर का प्रेशर जैसे पिस्टन और जो सिलेंडर है, तो पिस्टन का दबाव और गैस का पिस्टन पर दबाव, इन दोनों के परिमाण में बहुत सूक्ष्म अंतर होगा। जब सूक्ष्म अंतर होगा तभी जो है रिवर्सिबल परिवर्तन होगा। उसी तरह प्रेशर है या आपका टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट का और टेम्परेचर जो है तंत्र का, दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होगा। जब भी पैरामीटर्स में, भौतिक राशियों में सूक्ष्म अंतराल होगा, अति सूक्ष्म अंतराल, तभी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस संभव है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि कैन बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम और सराउंडिंग। तंत्र और परिवेश में बिना किसी परिवर्तन को
इसको पुनः वापस लाया जा सकता है, यानी स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया है, स्टेज 1 से पुनः स्टेज 1 में आप ला सकते हैं। तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम। एग्जाम्पल्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक आदर्श गैस है और उसका आइसोथर्मल जो है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उसका जो है एक्सपेंशन हो रहा है एगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर वेरी क्लोज टू द इंटरनल प्रेशर। जैसा कि पहले मैंने उदाहरण दिया था कि ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर में भरी गैस का दबाव और जो है पिस्टन का दबाव अति सूक्ष्म दोनों दबावों में अंतर होगा, तभी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फेज चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी तरह मेल्टिंग और बॉयलिंग होती है। आपकी बॉयलिंग हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपका वाटर मान लीजिए जो है बॉयल कर रहा है और भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्टेट भी है और भाप है। अब ये भाप को आप कंडेंस कर देंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को हल्का सा जो है आप और टेम्परेचर दे देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लिक्विड एंड वेपर 2 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, आइदर बी इट द प्रोसेस ऑफ बॉयलिंग और मेल्टिंग। मेल्टिंग में बस ये होगा कि यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, बॉयलिंग में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, मेल्टिंग में चूँकि मेल्ट हो रहा है, सॉलिड मेल्ट होता है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों उदाहरण आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के हैं। सिस्टम कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज विदाउट एनी एप्रिसिएबल चेंज इन द सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक क्वासी स्टैटिक इनफाइनाइट स्लो, बहुत अति सूक्ष्म जो है छोटा, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब अति सूक्ष्म अंतर होगा और उत्क्रमणीय क्रिया होगी, रिवर्सिबल होगी, तो उस समय अधिकतम जो है कार्य का माप होगी। जैसे कि हमने बताया कि 2 आपके टक्कर के पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं या 2 टक्कर के रेसर के बीच में रेस होती है, तो दोनों को मैक्सिमम काम करना पड़ता है। उसी तरीके से आपको ये उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। कौन सा रास्ता चूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ से आपको दिल्ली जाना हो लखनऊ से, तो आप वाया जो है कानपुर भी जा सकते हैं, वाया जो है मुरादाबाद, और इधर जो है क्या कहते हैं बरेली और शाहजहाँपुर भी होके जा सकते हैं। लेकिन दोनों रास्तों में जाने में यहाँ पर कार का परिमाण अलग अलग होगा, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ये आइए कुछ और जो है हम अंतर देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस ए प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनाइट सिमल चेंज इन कंडीशन रिस्टोरिंग बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग टू द इनिशियल स्टेट विदाउट एनी नेट चेंज। हमने बताया कि उत्क्रमणीय क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें बगैर किसी परिवर्तन को एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में बगैर परिवर्तन किए हुए आप परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी पैरामीटर्स और अंदरूनी पैरामीटर्स, बाहरी पैरामीटर से आशय दाब है या ताप है, अंदरूनी से भी यही तात्पर्य है। इन दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के ताप में और दाब में अति सूक्ष्म अंतर होने के कारण आप इसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में बगैर किसी परिवर्तन के ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड, ठीक व्युत्क्रमित नहीं किया जाता है। अनुत्क्रमणीय क्रिया में क्या होता है, जिसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड, इसको विलोपित नहीं किया जा सकता। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू द इनिशियल स्टेट, अपने प्रारंभिक अवस्था में इन्हें नहीं लौटाया जा सकता विदाउट लिविंग सम चेंजेस। कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, परिवर्तन तो होगा। अंतिम अवस्था से मूल में आइए, मूल से फाइनल में जाइए, परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा जो है।
आकस्मिक इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस इन प्रेशर टेम्परेचर, ताप और दाब में अति सूक्ष्म अंतर होता है, इसमें ज़्यादा अंतर होता है। आकस्मिक फाइनाइट डेफिनिट इन डिफरेंस इन प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप में एक निश्चित अंतर होता है। निश्चित अंतर का मतलब यहाँ से कई गुना यहाँ ज़्यादा होगा। फॉलोज वेल डिफाइंड पाथ, ये रूट डिपेंडेंट है, और इधर पाथ इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इनका कोई भी मार्ग डिफाइंड नहीं होता, सुनिश्चित नहीं होता। सिस्टम रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्रू आउट, ये जो है पूरा का पूरा तंत्र जो है साम्य अवस्था में रहेगा पूरे परिवर्तन के दौरान, और यहाँ पर पूरे परिवर्तन के दौरान साम्य अवस्था में नहीं रहेगा। यहाँ पर अधिकतम वर्क हो सकता है, यहाँ पर लेस वर्क ऑब्टेंड, यहाँ पर कम जो है कार्य संपन्न होता है। यहाँ पर इनफाइनाइट स्लो, आइडियल कंडीशंस, अति सूक्ष्म अंतराल होना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है। और इसमें जो है फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस, ये तीव्र गति से होगी और स्वस्फूर्त होगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आइडियलाइज्ड, ये आदर्श स्थिति है, और ये ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ये सिर्फ कल्पना है। ये इनफैक्ट कोई भी तंत्र पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय नहीं होता है। उत्क्रमणीय के आसन्न माना जा सकता है, लेकिन उत्क्रमणीय नहीं होता है। जबकि ये प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती हैं हमारे चारों तरफ, वो अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल होती हैं। अब जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और फ्री एक्सपेंशन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनटू वैक्यूम, इसमें क्या अंतर होगा? टेम्परेचर आइसोथर्मल है, कांस्टेंट होगा, या एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, नो एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे गुब्बारे में हवा भरी हो, आप उसका मुंह खोल दीजिए तो एकदम से जो है गैस बाहर निकल जाएगी। हालांकि बाहर जो है एटमॉस्फेयर है, लेकिन ज़ीरो एटमॉस्फेयर में आप इसको खोल दीजिए तो फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। सिंस टी कांस्टेंट यू डिपेंडेंट, तो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर शून्य होगा, यहाँ पर भी जो है शून्य होगा। नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ पर W ज़ीरो होगा, नो अपोजिंग फोर्स, क्योंकि P इंटू डेल्टा वी होता है W का मान, तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, एंड P इज़ ज़ीरो। आप वैक्यूम में निर्वात में कर रहे हैं, तो जब P दो राशियों का गुणनफल है वर्क डन, और उसमें से एक राशि शून्य हो जाए तो उस पूरी राशि का मान शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप ये क्रिया कहाँ पर कर रहे हैं? इस वक्त वैक्यूम में कर रहे हैं, निर्वात में कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर का मान ज़ीरो है। तो P इंटू डेल्टा वी व्हेन P इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई P इंटू वी विल इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स वाई वर्क डन इज ज़ीरो इन फ्री एक्सपेंशन। इस पर कभी कभी आपको इंटरमीडिएट में और जो है CBSE एग्जामिनेशन में पूछता है कि वाई द वर्क डन इज ज़ीरो इन फ्री एक्सपेंशन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द फैक्ट। एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग टू कंपेंसेट द वर्क, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, परिवेश से जो है ये करता है, जो वर्क लॉस होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए Q इज इक्वल टू ज़ीरो, नो वर्क डन, नो हीट एक्सचेंज, इडियाबेटिक रिवर्स, इडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल, रुद्धोष्म परिवर्तन होगा, कोई ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होगा, और इरिवर्सिबल होगा। और डेल्टा एस जो है nRT V फाइनल अपन V, इसमें बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों का मान जो है पॉजिटिव होगा, जो है इंट्रॉपी चेंज जो है जिसे हम कह रहे हैं, डेल्टा एस क्या आपका है? इंट्रॉपी चेंज। वैसे जो है इंट्रॉपी रैंडमनेस, ये किस चीज़ की इंट्रॉपी, किस चीज़ की मापक है? रैंडमनेस। आज दुनिया का संसार की इंट्रॉपी ईवर इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अव्यवस्था कर रहे हैं। इतने चट्टान जो कि सॉलिड रॉक्स हैं, उनको तोड़ तोड़ करके बोल्डर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक उसको जब काम करते हैं कि बारीक जो है सीमेंट के कण हो जाते हैं। तो इस तरीके से अव्यवस्था, रैंडमनेस को हम बढ़ाते हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें इंट्रॉपी जो है बढ़ रही है, इसलिए इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज
चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव मोर देन ज़ीरो। और यही एक माप हो जाता है कि इफ चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव देन द वर्क विल बी स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ज़ीरो सिंस रिवर्सिबल, इसमें जो है ज़ीरो हो जाएगी और इसमें पॉजिटिव एंड इरिवर्सिबल हो जाएगी। इंथैल्पी, व्हाट इज द इंथैल्पी? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम डेफिनेशन H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। इंथैल्पी ये क्यों जो है इसमें दिया गया है ये चीज़, क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा जो अपने अणुओं के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कारण होगी और साथ ही साथ उसमें एक्सपेंशन के विरुद्ध कार्य करेगा या संपीड़न के विरुद्ध कार्य होगा। इसलिए संपीड़न या एक्सपेंशन के विरुद्ध कार्य जोड़ दिया जाता है इंटरनल एनर्जी में, तब जाकर के आपकी इंथैल्पी की मात्रा ज्ञात होती है। इंटरनल एनर्जी वर्सेस इंथैल्पी, इन दोनों में क्या अंतर है, ज़रा सा इस पर आप ध्यान अपना केंद्रित करें। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन ए सिस्टम। गतिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का योग है इंटरनल एनर्जी। और इंथैल्पी क्या है? इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइंड बाय इक्वेशन H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। The key difference is that enthalpy includes the energy associated with the work needed to make the space for the system in the environment PV work, while internal energy does not. तो पहले ही मैं आपसे बता चुका था कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ गतिज और स्थितिज ऊर्जा के कारण होगी, जबकि इंथैल्पी गतिज और स्थितिज ऊर्जा के कारण तो होगी ही होगी, उसके साथ संपीड़न या प्रसारण एक्सपेंशन में किए गए कार्य का परिमाण जुड़ जाएगा। दैट्स वाई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P मल्टीप्लाइड बाई V। इंटरनल एनर्जी द टोटल एनर्जी कंटेंट विद द सिस्टम अराइजिंग फ्रॉम द मोशन काइनेटिक एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन, मालिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है व्हाट इट इंक्लूड्स एनर्जी फ्रॉम द मालिकुलर मोशन, मालिकुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड्स, जो अणुओं की पारस्परिक गति होती है, उनका जो आणविक संरचना है, जो उनके रासायनिक बंध है, ये सभी चीज़ें जो है आपको इंटरनल एनर्जी में है। एप्लीकेशन क्या है? डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ सिस्टम विदाउट कांस्टेंट एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। बाहरी दबाव या वॉल्यूम को बेगैर कल्पना किए हुए, बेगैर तथ्य में लिए हुए ये ऊर्जा है। वही बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इंथैल्पी में आपको इंटरनल एनर्जी के मान में प्रसारण, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का में किए गए कार्य की संगणना जोड़ दी जाती है। इसीलिए इंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन द इंटरनल एनर्जी। अब इंथैल्पी ए मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन टू डिस्प्लेस इट्स सराउंडिंग। अपने परिवेश को विस्थापित करने के लिए जितना कार्य होगा, चाहे संपीड़न का कार्य हो या आप जो है एक्सपेंशन का कार्य हो, उन कार्य को इसमें मिला देंगे। फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। हमेशा बच्चों याद रखो, इसमें जो है पी वी का जुड़ जाता है। ये प्रसार, संपीड़न अथवा एक्सपेंशन का कार्य इसमें जोड़ दिया गया है। एप्लीकेशन पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रोसेस ऑकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया था कि जितने भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, बाहरी प्रेशर हमेशा कांस्टेंट जो है इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है। सच एज मोस्ट केमिकल रिएक्शन विच इट रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्ब्ड आर रिलीज्ड। उष्मा जो शोषित होती है या मुक्त होती है, सभी जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। और इस प्रसार और संपीड़न के कार्य को आंतरिक ऊर्जा में जोड़ करके हम इंथैल्पी का मान निकालते हैं। अब मुख्य अंतर क्या है? डिफिनीशन, इंटरनल एनर्जी द एनर्जी विद इन द सिस्टम व्हाइल द इंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ अपने परिवेश का, अपने सिस्टम, अपने तंत्र का ऊर्जा है जो काइनेटिक और गतिज ऊर्जा के कारण
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कारण होती है। और इंथैल्पी क्या है कि आंतरिक ऊर्जा प्लस संपीड़न या प्रसारण में किए गए कार्य को जोड़ करके वर्क कंपोनेंट जो है जुड़ जाता है। इंथैल्पी अकाउंट्स फॉर द पीवी वर्क रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द सिस्टम वॉल्यूम इन इट इन्वायरमेंट विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी डिफिनीशन। ये सारी चीज़ें आपको है। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटे? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू हीट पर यूनिट मास। मोलर हीट कैपेसिटी को हम सी पी एट कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क इन आइसोथर्मल, अब इसमें -2.303 nRT log V2 अपन V1। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी तक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का कोई आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं मिला। हर जगह फार्मूला मिलता है। थोड़ी देर बाद हम इसको स्टेटमेंट देंगे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ को कैसे आप शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। थोड़ी देर और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सेकंड लॉ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज इन रैंडमनेस, उसकी जो है अव्यवस्था रैंडमनेस को बढ़ाती है। जब इंट्रापी पॉजिटिव होगी, इंट्रापी बढ़ेगी, तभी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इंट्रापी मेजर ऑफ डिसऑर्डर अव्यवस्था का माप है। चेंज इन एंट्रापी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रापी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन थ्रू द एंट्रापी ऑफ सराउंडिंग मच बी इक्वल आर लेस देन ज़ीरो। ये होना चाहिए, तभी जो है। फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी डेफिनीशन, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस जी। ये सारे इक्वेशंस है। जब डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो तब स्पॉन्टेनियस होगा, इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बहुत आवश्यक है, ये पूछा जाता है। जब लेस देन ज़ीरो है गिब्स फ्री एनर्जी का मान तो स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम, और ग्रेटर देन ज़ीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। शुरू में मैंने कहा था कि कौन सी क्रिया स्वस्फूर्त होगी या नहीं होगी, तो स्वस्फूर्त होने के लिए डेल्टा जी का मान लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। आगे हम इसको और देखेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यूजफुल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब आइए हम जो है एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को देखते हैं। इट इज़ द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर द मैक्सिमम यूजफुल वर्क नॉन एक्सपेंशन, बगैर प्रसारित किए हुए कितना मैक्सिमम यूजफुल ऑप्टिमम फ्रॉम सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर ताप और दाब पर कितना हम लाभकारी कार्य सिस्टम से ले सकते हैं, इसको हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज़ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द मैक्सिमम यूजफुल नॉन एक्सपेंसिव वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये भी जो है मैक्सिमम यूजफुल करता है नॉन फुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम यहाँ पर है। पहले में देखिए, ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जब क्रिया अवगमित हो रही है तो गिब्स फ्री एनर्जी आप करोगे, इसमें मैक्सिमम वर्क डन। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर क्रिया अवगमित हो रही है तो हम हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी लेते हैं। अब आइए देखिए हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या अंतर है, इसको आप देखिए। मैक्सिमम यूजफुल नॉन एक्सपेंशन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज जस्ट आई हैव स्टेटेड फ्यू सेकेंड्स एगो। टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम फिक्स्ड। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, तभी कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट बट प्रेशर फिक्स्ड। एक्सक्लूड प्रेशर पी इंटू डेल्टा वी को एक्सक्लूड करते हैं, इसमें जो है अकाउंट करते हैं, इसमें इसको संगणना में लाते हैं। फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स, लैटिस, सॉलिड सिस्टम, ये जो है हेल्महोल्ट्ज़ लगता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फेज इक्विलिब्रियम में आपका गिब्स लगता है। यहाँ टी एंड वी कांस्टेंट, यहाँ टी एंड पी कांस्टेंट। यूजफुल वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, यूजफुल वेर रिएक्शंस आकर अंडर कांस्टेंट प्रेशर, इजी लैब और लेबोरेटरी।
तो हमने पहले भी बता दिया है आपको कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम करते हैं, ठीक है, और जो है प्रेशर फिक्स रहता है और तब हम इसको काम में लाते हैं। अब देखिए जो है की कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट एंट्रोपी और ये है। फिर उसके बाद हमने वादा किया था कि आपको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो व्हेन 0 डिग्री Kelvin entropy of perfect crystal is 0. Provide reference point for entropy calculations. Application prediction of spontaneity, heat of the reaction, equilibrium condition, delta G और efficiency पहले ही हम बता चुके हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप नोट में देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। फिर उसके बाद समरी है और फिर उसके बाद क्विक रिव्यू है और फिर उसके बाद थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग पेशेंस लेयरिंग। अभी जो है इसमें स्टेटमेंट बाकी रह गया, हम आइंदा स्लाइड में आपको स्टेटमेंट्स देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंस शेयरिंग।